Hi everyone, welcome back to Education Vitamin and welcome to part 2 of Change and Development in Industrial Society. लास्ट वीडियो में हमने हाउ डू पीपल फाइंड जॉब्स तक जो है कंप्लीट कर लिया था. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. सो लास्ट वीडियो में हमने किया था हाउ डू पीपल फाइंड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ एक तो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, राइट. अपने खुद के कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे लोग जो फ्रीलांसर्स होते हैं स्पेशली दे फाइंड वर्क. इसके अलावा थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स. इनकी रेलेवेंस डेफिनेटली अब कम हो गई है बट पहले इनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी. और इसके बाद फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम को जो है डिटेल में किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. तो पहला जो टॉपिक हमें करना है दैट इज हाउ इज वर्क कैरिड आउट. तो एक्चुअली में काम होता कैसे है, जो भी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती है, वहां पे काम कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं. इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर हाउ वर्क एक्चुअली टेक्स प्लेस. और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैम पीडीएफ से क्यों पढ़ा रही है, तो द रीजन इज कि आई डोंट हैव द टाइम टू मेक नोट्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. और एक दिन बाद आप लोगों का एग्जाम है, सो इट्स बेटर कि आप लोगों को मैं डायरेक्टली पीडीएफ से ही पढ़ा दूं. दैट इज द रीजन. आई होप यू अंडरस्टैंड. So in this section, we'll explore how work actually takes place, how are all the products we see around us are manufactured, क्या relationship होती है between managers and workers in a factory or in an office. इंडिया में there's a whole range of work settings. large companies भी हैं इंडिया में जहाँ काम automated होता है, मतलब मशीन से होता है. और small home based production units भी हैं जहाँ लोग अपने घरों में ही production करते हैं. See, बेसिक जो टास्क होता है एक मैनेजर का, दैट इज टू कंट्रोल द वर्कर्स एंड गेट मोर वर्क. उसको क्या है, ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाना है अपने वर्कर्स से. अब इसको करने के देयर आर टू मेन वेज. क्या है दो मेन तरीके काम निकलवाने के. वन इज टू एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स. किया तो आप टाइम बढ़ा दो, जैसे आप 9 to 5 की जगह अगर 9 to 7 कर दोगे या 8 to 6 कर दोगे, तो जितना जितना ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे उतना ज्यादा काम होगा. द अदर वे टू इंक्रीज की जितना प्रोड्यूस आप कर रहे हो उस गिवन टाइम पीरियड पे उसको आप बढ़ा दो. ठीक है, तो अगर आप 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो उन 8 आवर्स में, आप उनको बोला आज आपको 30 करनी है, तो टाइम आप उतना ही रखो लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ा दो, राइट. लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा डेंजर ये होता है कि इवेंचुअली मशीन्स विल रिप्लेस वर्कर्स. कभी ना कभी तो मशीन्स आएंगी, राइट. और मशीन्स के आते ही अनएम्प्लॉयमेंट आएगी. So both Marx and Mahatma Gandhi saw mechanization as a danger to employment. ये एक्टिविटी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं. लेट्स मूव ऑन. एक और तरीका होता है आउटपुट को इंक्रीज करने का, दैट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलरिज्म वाला. ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि आप काम को जो है ऑर्गेनाइज तरीके से करो. An American called Frederick Winslow Taylor invented a new system in the 1890s which he called साइंटिफिक मैनेजमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेलरिज्म. तो कल जब मैं लाइव आई थी, मुझसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था. मैंने उसको कहा था कि जब मैं तुम्हें समझाऊंगी अपने वीडियो में तब समझ लेना टेलरिज्म क्या होता है. सो दिस इज फॉर यू. ओके, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो है हम टेलरिज्म या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहते हैं. Now what happens under this system is that all the work is broken down into smallest repetitive elements. कि बड़े काम को इकट्ठा ना दे के आप उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके वर्कर्स को दे दो, राइट. इट इज डिवाइडेड बिटवीन वर्कर्स. देन वर्कर्स को जो है टाइम किया जाता है. एक अलार्म क्लॉक, एक वॉच, एक जो है क्लॉक सेट किया जाता है. दे आर टाइम्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉचेस एंड दे हैड टू फुलफिल अ सर्टेन टारगेट एवरी डे. कि एक दिन में आपने इतने यूनिट्स जो है, इस यूनिट का इतना पार्ट आपने बनाना है और हम आपको टाइम करने वाले हैं. प्रोडक्शन वाज, इससे जो है प्रोडक्शन स्पीड अप हुआ साइंटिफिकली मैनेज करने के बाद. इट वाज फर्दर स्पीडेड अप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली लाइन. अभी असेंबली लाइन क्या होती है कि एक वर्कर, हर वर्कर जो है एक कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ, आपने देखा होगा ये कि अगर मान लो एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है तो यहाँ पे वर्कर्स बैठे हुए हैं और इधर वर्कर्स बैठे हुए हैं. सो वर्कर्स सैट अलोंग अ कन्वेयर बेल्ट एंड असेंबल्ड ओनली वन पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. तो ये वाला वर्कर एक पार्ट असेंबल करेगा, फिर इस अगले वर्कर के पास ये प्रोडक्ट आएगा, वो कुछ असेंबल करेगा, अगला फिर एक पार्ट करेगा. तो हर वर्कर एक ही पार्ट जो है असेंबल करता है असेंबली लाइन में. एंड दिस कन्वेयर बेल्ट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस. ठीक है, द स्पीड ऑफ वर्क कुड बी सेट बाय एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ द
कन्वेयर बेल्ट, अगर आपको काम ज्यादा तेजी से चाहिए तो आप कन्वेयर बेल्ट की स्पीड बढ़ा दो, अगर आपको कम प्रोडक्ट चाहिए तो आप कन्वेयर बेल्ट की स्पीड कम कर दो. In the 1980s, there was an attempt to shift from this system to direct control. तो लोगों ने कहा कि ये सिस्टम तो ठीक नहीं है, इसको चेंज करो, हम तो डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे. सो डायरेक्ट कंट्रोल से इनडायरेक्ट कंट्रोल पे आ गए लोग कि हम जो है इनको टाइम नहीं करेंगे, ये सही नहीं है. वी शुड मोटिवेट द वर्कर्स टू मॉनिटर देमसेल्फ, कि हम इनको मॉनिटर नहीं करेंगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता है सिस्टम काम कर जाए. कि इनको खुद ही रियलाइज होने दो कि इनको मोटिवेटेड रहना और अपना काम करना है. लेकिन ये जो पुराने टेलरिस्ट प्रोसेसेस हैं ये आज भी सरवाइव करते हैं. इनडायरेक्ट जो कंट्रोल है वो इतना कामयाब आज के टाइम में नहीं है. अब टेक्सटाइल मिल्स की अगर बात करें, जहां कपड़ा बनता है, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यहाँ पर क्या होता है, they often describe themselves, these workers, as extensions of the machine. Ramcharan, a weaver who had worked in Kanpur cotton mills in the 90s since the 1940s, said, "You need energy. The eyes move, the neck, legs, and the hands. Each part moves. So weaving is done under a continuous gaze. One cannot go anywhere. A focus must be on the machine. When 4 machines run, all 4 must move together." So they said कि हम मशीन का ही पार्ट है, अगर हमने एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान हटाया तो जो है हमारा काम रुक जाएगा, हमारे काम में गड़बड़ हो सकती है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, राइट. तो हमने देखा कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ज्यादा मैकेनाइज्ड होती है, मशीन ज्यादा यूज होती हैं, कम लोग एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि अब उससे ज्यादा काम जो है मशीन्स कर रही हैं लोगों से. बट दे टू हैव टू वर्क एट द पेस ऑफ द मशीन. तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, लेकिन उनकी जो स्पीड है, उनसे उनका जो मालिक है, जो ओनर है फैक्ट्री का, एक्सपेक्ट करता है कि वो मशीन्स की स्पीड से ही काम करे. फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 कार्स रोल ऑफ द असेंबली लाइन एवरी मिनट. हर मिनट में 2 कार बन के रेडी हो जाती है असेंबली लाइन में, जिसकी बात हमने अभी की थी. वर्कर्स गेट ओनली 45 मिनट्स रेस्ट इन द एंटायर डे. पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट्स का रेस्ट इनको मिलता है, जिसमें कि 2 चाय ब्रेक्स होते हैं, टी ब्रेक्स 7.5 मिनट्स ईच, और एक लंच ब्रेक होता है हाफ एन आवर का. तो सोचो कितने ज्यादा एग्जॉस्टेड ये वर्कर्स हो जाते होंगे. मोस्ट ऑफ देम आर एग्जॉस्टेड बाय द एज ऑफ 40 एंड दे टेक वॉलंटरी. वो इतना काम कर करके थक जाते हैं बेचारे कि बाय द एज ऑफ 40 दे रिटायर. प्रोडक्शन तो ऊपर गया है, नो डाउट. अगर आप एवरी मिनट 2 कार जो है असेंबल करोगे तो प्रोडक्शन तो ऊपर जाएगा, लेकिन क्योंकि लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, परमानेंट जॉब्स जो है फैक्ट्री में वो नीचे गए हैं, उनका नंबर डिक्रीज हो गया. द फर्म हैज आउटसोर्स्ड ऑल द सर्विसेज. अब ये फर्म जो है क्लीनिंग, सिक्योरिटी, ये खुद से नहीं हायर करते हैं, इनको इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, मतलब कोई और इनको ये काम करके देता है. एज वेल एज द मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट्स. तो इनके यहाँ सिर्फ असेंबली होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती. द पार्ट सप्लायर्स, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये आसपास के एरियाज में होती है, राइट. इट दे आर सिचुएटेड अराउंड द फैक्ट्री. तो ये लोग पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और फैक्ट्री भेज देते हैं. एवरी 2 आवर्स और जस्ट इन टाइम, एग्जैक्टली 2 घंटे में ये पार्ट्स जो है फैक्ट्री में आते हैं. आउटसोर्सिंग, इसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम. ओके, जस्ट बनने से पहले वो पार्ट्स आते हैं. तो आउटसोर्सिंग एंड जस्ट इन टाइम, ये 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि कॉस्ट को कम रखती हैं. कंपनी को खुद का कॉस्ट उसका जो है कम हो जाता है फॉर द कंपनी, लेकिन वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन जो है ये क्रिएट कर देती है. बिकॉज इफ द सप्लाईज फेल टू अराइव, मान लो वो जो सप्लाई आनी है पार्ट्स की वो नहीं आई, प्रोडक्शन टारगेट डिले हो जाएगा. प्रोडक्शन असेंबल कैसे करेंगे आप जब तक पार्ट्स नहीं आएंगे, राइट. एंड जब when they arrive they have to run to keep up, right. और जैसे वो आते हैं उनको तो उतने ही पार्ट्स, उतने ही उनको कार्स असेंबल करनी है, so they have to run like anything, right. तो बहुत ज्यादा एग्जॉशन उनको हो जाता है. तो आउटसोर्सिंग एंड जस्ट इन टाइम, ये 2 टेक्निक्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है. अब हम देख लेते हैं कि सर्विसेज सेक्टर का क्या हाल चाल है. जैसे कि जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं और एजुकेटेड होते हैं. Their work is supposed to be self-motivated and creative. लेकिन हम देखते हैं इस जॉब का बॉक्स दिया हुआ है कि they are also subject to tailorist labor processes. तो ये बॉक्स 5.5 है, ग्रे बॉक्स है तो इम्पोर्टेंट है. इसे हम कहते हैं टाइम स्लेवरी इन द आईटी सेक्टर. 10 to 12 आवर्स. एक पढ़े लिखे इंजीनियर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो तो खुद ही मोटिवेटेड रहेगा, खुद ही अपना काम करेगा, लेकिन टेलरिज्म जो है यहाँ भी अप्लाई होता है. 10 to 12 hours is an average work day.
एंड इट इज नॉट अनकॉमन फॉर द एम्प्लॉयज टू स्टे ओवरनाइट, कई बार उनको ओवरनाइट भी करना पड़ता है प्रोजेक्ट डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, राइट. इन दिस इज इन पार्ट दिस इज ड्यू टू द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड द क्लाइंट. तो कई आपने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा, अब इंडिया और यूएस का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत अलग है, राइट. हमारे यहाँ दिन होता है, उनके यहाँ रात होती है, उनके यहाँ दिन होता है, हमारे यहाँ रात होती है. तो टाइम डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो है वो इवनिंग में होती हैं जब यूएस का वर्किंग डे शुरू होता है. एंड अनदर रीजन फॉर द ओवरवर्क इज बिल्ट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ आउटसोर्स प्रोजेक्ट. तो आउटसोर्स प्रोजेक्ट होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो बहुत डिफरेंट होता है. प्रोजेक्ट कॉस्ट्स एंड टाइमलाइंस आर यूजुअली अंडर एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज. And because man days are based on an 8-hour day, engineers have to put in extra hours and days in order to meet the deadline. तो ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है किस बेस पे कैलकुलेट होता है, कितने मैन डेज इसको जो है कंप्लीट करने में लगेंगे. लेकिन मैन डेज तो 8-hour डे पे बेस्ड होता है और उनको कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे मिसकैलकुलेशन हो जाती है. Extended working hours are legitimized by the common management practice of flexi time. तो ये कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं भाई हमने तो फ्रीडम दी हुई है एम्प्लॉयज को कि आप अपने जो है वर्किंग आवर्स चूज कर सकते हो. इसको ये लोग फ्लेक्सी टाइम बोलते हैं. बट प्रैक्टिस में इसका मतलब ये है कि दे हैव टू वर्क फॉर एज लॉन्ग एज इट इज नेसेसरी टू फिनिश द टास्क एट हैंड. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए नहीं होती है. बट इवन व्हेन देयर इज नो रियल वर्क प्रेशर, उनको स्टे करना पड़ता है कई बार ऑफिस में पीयर प्रेशर की वजह से. वाई? ताकि वो ये दिखा सके बॉस को कि हम कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग है. तो कई बार ये एक फैक्टर भी आ जाता है. तो इन लॉन्ग वर्किंग आवर्स का क्या रिजल्ट होता है? बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव जो आईटी हब्स है हमारे कंट्री के, वहां पे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, दे हैव आल्सो चेंज देयर ओपनिंग आवर्स. क्योंकि उनको पता है कि लेट नाइट तक एम्प्लॉयज तो बैठने ही वाले हैं, तो उनके क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग आवर्स चेंज हो चुके हैं एंड दे आर ओपन टिल लेट. इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, इस पे एक बार क्वेश्चन आया कि इसका क्या सोशल इम्प्लीकेशन होता है. तो अगर दोनों काम करेंगे व्हाट विल हैपन? बच्चे को कौन देखेगा? द चाइल्ड देन हैज टू बी पुट इन अ क्रेच. फिर जॉइंट फैमिली की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पीछे से अगर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता जा रहा था, नाउ पीपल आर गोइंग बैक टू इट बिकॉज दे नीड समवन टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन व्हेन दे आर नॉट देयर, व्हेन दे आर एट वर्क. So joint family, which was supposed to have disappeared with industrialization, seems to have re-emerged as grandparents are roped in to help with children. तो ये एक और social impact है industrialization का इंडिया में. Now, one important debate in sociology is whether industrialization and the shift to services and knowledge-based work like IT leads to greater skills. कि हमने सर्विसेज की तरफ जो हमारा चेंज हुआ है इंडस्ट्रीज का, नॉलेज बेस्ड वर्क की तरफ जैसे आईटी है, क्या इससे स्किल्स बढ़ी हैं हमारी सोसाइटी में? यूजुअली वी हियर फ्रेजेस लाइक नॉलेज इकोनॉमी. नॉलेज इकोनॉमी मतलब ग्रोथ ऑफ द आईटी सेक्टर इन इंडिया. हमारे आईटी सेक्टर की ग्रोथ हुई मतलब हमारी इकोनॉमी में नॉलेज बढ़ी है. लेकिन हाउ डू यू कंपेयर द स्किल्स ऑफ अ फार्मर हु नोज हाउ टू ग्रो मेनी हंड्रेड्स ऑफ क्रॉप्स रिलाइंग ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदर, सॉइल्स एंड द सीड्स with the knowledge of a software professional? दोनों अपनी जगह अलग हैं. एक फार्मर जिसको बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज है कि किस कंडीशन में मेरा सीड उगेगा, किस में नहीं होगा, कौन सी सॉइल मुझे यूज करनी, कितना पानी देना है, उसकी स्किल्स को आप एक आईटी प्रोफेशनल के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? बोथ आर स्किल्ड बट इन डिफरेंट वेज. तो दोनों की स्किल्स हैं बट अलग अलग तरीकों से हैं. फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैरी ब्रेवरमैन ही आर्ग्यूज कि यूज ऑफ मशीनरी जो है एक्चुअली डी स्किल्स वर्कर्स, कि जब आप मशीन को यूज करते हो तो आपकी स्किल्स बढ़ने की बजाय कम हो जाती हैं. हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि स्किल्स बढ़ेंगी जब हम आईटी की तरफ जाएंगे, वो एक्चुअली में कम होती जा रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले जो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स थे, दे हैड टू बी स्किल्ड डॉट्समैन ऑल्सो. नाउ कंप्यूटर डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर देम. सो एक्चुअली में जो ये शिफ्ट है सर्विसेज सेक्टर की तरफ, नॉलेज बेस्ड वर्क की तरफ, इट इज एक्चुअली de-skilling our people. So after seeing how the work is carried out, let us talk about the working conditions of these workers. जो भी इंडस्ट्रीज में, घरों में लोग काम करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं? We all want power, a solid house, clothes and other goods, but we should remember that these come to us because someone is working to produce them.
जितनी भी लग्जरीज हम एंजॉय करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोई और काम कर रहा है उनको बनाने के लिए, ऑफन इन वेरी बैड वर्किंग कंडीशंस. द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ नंबर ऑफ लॉज टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस. लेट अस लुक एट माइनिंग. सबसे पहले माइनिंग की बात कर लेते हैं, जहां बहुत ज्यादा लोग हमारी कंट्री के एम्प्लॉयड हैं. कोल माइंस अलोन एम्प्लॉय 5.5 लाख वर्कर्स. माइंस एक्ट 1952 में जो बनी थी, इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन कैन बी मेड टू वर्क इन अ वीक, द नीड टू पे ओवर टाइम फॉर एनी एक्स्ट्रा आवर्स एंड सेफ्टी रूल्स. तो 3 चीजों को इसने क्लियरली ले आउट किया है कि कितने घंटे आप किसी से काम करा सकते हो, अगर कोई ओवर टाइम करता है, अगर एक्स्ट्रा आवर्स देता है तो आपको कितना पे करना है, और सेफ्टी रूल्स, क्योंकि माइनिंग बहुत डेंजरस काम होता है तो इसमें सेफ्टी रूल्स को बहुत क्लियरली ले आउट किया गया है. These rules may be followed in the big companies, लेकिन जो स्मॉलर माइंस होती हैं, जो क्वेरीज होती हैं, वहां पर इनको फॉलो नहीं किया जाता. Moreover, सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज वाइड स्प्रेड. तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर्स. जो वर्कर्स उनके साथ काम करते हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखते हैं. क्यों नहीं करते? ताकि इससे उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए. अगर इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वर्कर का नाम ही नहीं है रजिस्टर में, तो कोई क्लेम क्या करेगा? So they do not maintain proper registers of workers, या उनकी एक्सीडेंट्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही उनके बेनिफिट्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी. और जब एक बार एक एरिया में माइनिंग फिनिश हो जाती है, द कंपनी इज सपोज टू कवर अप द ओपन होल्स एंड रीस्टोर द एरिया, बट दे डोंट डू दिस. सो नथिंग इज प्रॉपरली रेगुलेटेड. वर्कर्स इन अंडरग्राउंड माइंस फेस वेरी डेंजरस कंडीशंस. जब माइनिंग होती है तो वो जमीन के नीचे लेवल पे होती है, ठीक है. तो वहां पे क्या होता है, कई बार जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वहां से फ्लडिंग हो जाती है, उस एरिया के फ्लड्स आ जाते हैं, फायर लग सकती है, रूफ कोलैप्स हो सकती है, साइड्स कोलैप्स हो सकती है एक माइन की, बहुत हार्मफुल गैसेस जो है वो एमिट होती हैं, वेंटिलेशन जो है प्रॉपर वो फेल हो सकती है. सो इससे क्या होता है, वर्कर्स जो है दे में डेवलप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड सिलिकोसिस. सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, मतलब कि जिस ऑक्यूपेशन में आप काम करते हो उस वजह से ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है. दोज वर्किंग इन ओवरग्राउंड माइंस, मतलब जो माइंस, ऐसी माइंस में काम करते हैं जो ग्राउंड के ऊपर हैं, उनके साथ अलग प्रॉब्लम्स हैं. दे हैव टू वर्क इन बोथ हॉट सन एंड रेन, फेस इंजरीज ड्यू टू माइन ब्लास्टिंग, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. तो इनको इंजरीज का डर बहुत ज्यादा रहता है. एंड द रेट ऑफ माइनिंग एक्सीडेंट्स इन इंडिया इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. तो ये वर्किंग कंडीशंस हैं माइन वर्कर्स की. अब ये बॉक्स 5.6 है, ये बात कर रहा है कि 54 माइनर्स वर ट्रैप्ड इन झारखंड. 2006 का न्यूज है कि 54 माइनर्स इन दी भतडीह कोलेरी ऑफ नगाड़ा, दे वर ट्रैप्ड आफ्टर अ ब्लास्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस. तो उस माइन में बहुत सारी गैसेस एक्यूमुलेट हो गई, बिकॉज ऑफ इट देयर वाज अ ब्लास्ट, और बहुत सारे माइन वर्कर्स जो है उसी माइन के अंदर ट्रैप हो गए. 8 बजे के आसपास जो है एक्सप्लोजन हुआ था ड्यू टू द प्रेशर created by the accumulation of methane and carbon monoxide. So majorly इस तरह की gases जो है harmful gases, methane and carbon monoxide, they get produced inside a mine. The intensity was so high that a 1-ton trolley was thrown out. 4 rescue teams were created, लेकिन adequate number of oxygen masks नहीं है enter करने के लिए deep mines में. मोस्टली जो माइनर्स ट्रैप हुए थे, दे वर बिटवीन 20 to 30 years of age. एंड फैमिली मेंबर्स ने किसको ब्लेम किया, जो उनका मैनेजमेंट है उस कंपनी का, उसको ब्लेम किया. एंड दिस इज वन ऑफ देयर पॉइजनस माइंस. यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स अप्लाई नहीं होते हैं. वाटर स्प्रिंकलिंग फैसिलिटी, गैस टेस्टिंग मशीन्स, दे शुड बी मेड अवेलेबल इन द माइंस इन द कोलेरी, बट ऐसी कोई भी अरेंजमेंट जो है कंपनी नहीं करके देती है. इन मेनी इंडस्ट्रीज वर्कर्स आर माइग्रेंट्स. तो ये जो आपने बात की अभी तक, ये तो माइनिंग की बात थी. अब काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें माइग्रेंट, जैसे हमने ब्रिक किल्न्स की बात की थी, तो वहां पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं. अगर हम बात करें फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स की, एक और इंडस्ट्री है जो कि कोस्ट लाइन के, इंडियन कोस्ट लाइन क्योंकि बहुत बड़ी है, तो इसके इट एम्प्लॉयज मोस्टली सिंगल यंग वुमेन फ्रॉम तमिलनाडु. अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल रीजन है कि ये लोग सिंगल यंग वुमेन को क्यों एम्प्लॉय करते हैं. कहां से? तमिलनाडु से, कर्नाटका एंड केरला से. 10 to 12 of them are housed. उनको छोटे छोटे कमरों में, एक ही रूम में जो है 10-12 लड़कियों को रखा जाता है. एंड समटाइम्स one shift has to make
वेट फॉर अनदर कि एक की शिफ्ट खत्म हुई फिर दूसरे की शुरू हो जाती है। यंग वुमेन को ही क्यों चूज करते हैं? बिकॉज यंग वुमेन आर सीन एज सबमिसिव वर्कर्स, कि ये लोग रिटेलिएट नहीं करेंगे, दे डोंट नो एनीथिंग, इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर नाइव, इनको हम जैसे मर्जी चाहे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको चूज किया जाता है। मेनी मेन ऑल्सो माइग्रेट ईदर अनमैरिड और लीविंग देयर फैमिलीज इन द विलेज। तो या तो यंग मैन जो अनमैरिड होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, या फिर जिनकी फैमिलीज होती हैं वो अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ के माइग्रेट करते हैं। In 1992, 85% of the 2 lakh Odia migrants in Surat were single। तो सूरत सिटी में, जो कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब है गुजरात में, वहां पे 2 लाख उड़िया माइग्रेंट्स, मतलब जो उड़ीसा से आए हुए, ओडिशा से आए हुए माइग्रेंट्स थे, 85% of them were non-married, unmarried। These migrants have little time to socialize and whatever little time and money they can spend is with other migrant workers। तो इनको क्यों एम्प्लॉय किया जाता है? क्योंकि अगर मैरिड नहीं होंगे तो इनके पास ज्यादा समय होगा, औरों के साथ, दूसरों के साथ सोशलाइज नहीं करेंगे ज्यादा ये, राइट? और जो भी समय होगा, मनी होगा, दे विल यू नो spend on their other migrant workers, they will not spend it uselessly। From a nation of interfering joint families, nature of work is in globalized economy is taking people in different directions of loneliness and vulnerability। तो एक पहला टाइम था जब हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज होती थी। इंटरफेयरिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी डिसीजन जो था एक जॉइंट फैमिली में वो अकेले नहीं लिया जाता था, हर डिसीजन एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके लोग लेते थे। अब जो हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो गई है, लिबरलाइज्ड हो गई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लोनलीनेस, कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी लोगों में आ रही है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, एटलीस्ट उस स्केल पे तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। Yet for many young women it also represents some independence and economic autonomy। तो कहीं ना कहीं यंग वुमेन का जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनको इंडिपेंडेंस मिल रही है अपने घर से दूर रहकर अपने पैरों पे खड़े होने की। दे आर लर्निंग अ बिग लेसन इन लाइफ, और इकोनॉमिक फ्रीडम भी उनको जो है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी इन एक्टिविटी से मिल रहा है। तो ये तो थी वर्किंग कंडीशंस जो कि हमारी कंट्री में ज्यादातर पुअर ही हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट होम बेस्ड वर्क। तो देखो, सारा काम इंडस्ट्रीज में नहीं होता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसका मेजर काम जो है घरों में किया जाता है। होम बेस्ड वर्क इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर, से लेस बनाना है, जो लेसेस यूज होती हैं सूट्स में, साड़ीज में, women must be knowing, girls must be knowing about this। जरी का काम है, ब्रोकेड का काम है, कारपेट्स बनाना, बीड़ी बनाना, बीड़ी must be knowing what's a बीड़ी, अगरबत्तीज, इस तरह की जो चीजें हैं, ये इनको जो है घरों में ज्यादा बनाया गया जाता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज। दिस वर्क इज मेनली डन बाय विमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये 2 कैटेगरीज के लोग सबसे ज्यादा इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। एंड एजेंट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल। सो एक एजेंट होता है, वो क्या करता है, विमेन को जाके रॉ मटेरियल देता है और फिनिश प्रोडक्ट को वहां से पिक कर लेता है। होम मेकर्स आर पेड ऑन अ पीस रेट बेसिस, मतलब पीस के हिसाब से कि कितने पीसेस आप बनाएंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीसेस दे मेक। एक एग्जांपल यहाँ दिया है बीड़ी इंडस्ट्री का। तो बीड़ी इंडस्ट्री में क्या होता है, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कहाँ ये स्टार्ट होता है प्रोसेस, कैसे इसको फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे इसको सेल किया जाता है, कितनी तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बीड़ी बनाने का जो प्रोसेस है ये फॉरेस्टेड विलेजेस से शुरू होता है, क्योंकि एक खास तरह का पत्ता होता है, लीफ होता है, विच इज कॉल्ड द तेंदू लीफ, उससे बीड़ी बनती है। तो पहले तो विलेजर्स जाएंगे फॉरेस्ट में, इस तेंदू लीफ को तोड़ेंगे, ठीक है, वहां से फिर वो इसको सेल करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को। तो सबसे पहले विलेजर्स ने पत्ते को तोड़ा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को सेल किया, या फिर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी सेल कर सकते हैं, जो कि इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को अल्टीमेटली सेल कर देगा। अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास लीव्स आ गए। एवरेज में अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज अ पर्सन कैन कलेक्ट अराउंड 100 बंडल्स। एक बंडल में 50 पत्ते होते हैं तेंदू के, एक दिन में, राइट? इतना उनको अलाउड है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक बार फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास ये पत्ते आ गए, गवर्नमेंट क्या करती है, इनको ऑक्शन कर देती है, इनकी जो है बोली लगाती है बिडर्स के लिए। जो बीड़ी फैक्ट्री के ओनर होते हैं उनके लिए बोली लगाई जाती है। तो जो हाईएस्ट बिडिंग करता है उसको फिर ये पत्ते दे दिए जाते हैं, राइट? और ये बीड़ी फैक्ट्री ओनर्स क्या करते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है क्या करता है, टोबैको और लीव्स को एक होम बेस्ड वर्कर को पकड़ा देता है, ठीक है। सॉरी। तो एक जो कॉन्ट्रैक्टर के पास जब ये पत्ते आएंगे तो वो टोबैको और इन पत्तों को क्या करेगा, होम बेस्ड वर्कर्स को, विमेन को दे देगा रॉ मटेरियल की फॉर्म में।
फिर ये जो वर्कर्स होती हैं वो आर मोस्टली वुमेन, दे विल रोल द बीडीज। पहले लीव्स को डैम्पन किया जाता है, मतलब थोड़ा सा उनको गीला किया जाता है, डैम्प किया जाता है, पानी छिड़का जाता है, देन उनको कट किया जाता है, फिल उनमें टोबैको अंदर फिल किया जाता है, एंड देन उसको टाई कर दिया जाता है विद अ थ्रेड। सो दिस इज हाउ अ बीडी इज मेड। फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, इन बीडीज को, जो ये बीडीज बन गई हैं, इनको वहां से कलेक्ट करता है और सेल कर देता है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इन बीडीज को रोस्ट करेगा, अपने खुद का ब्रांड का लेबल लगाएगा और फिर इसको एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है भेज देगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इन पैक्ड बीडीज को होलसेलर्स के पास भेजता है और होलसेलर से फिर ये जो है आपके नेबरहुड पान शॉप्स में बीडीज अवेलेबल होती हैं। तो एक फॉरेस्ट से लेके एक नेबरहुड पान शॉप तक की जो जर्नी है बीडी की, देखिए वो कितनी लंबी जर्नी है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स जर्नी। दिस इज हाउ इट इज डन। Now let us see from the following pie chart how the value of finished BD is distributed। देखिए इसमें आप इस पाई चार्ट को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि फिनिश्ड बीडी का जो वैल्यू है, मैन्युफैक्चरर जो है किसको कितना अमाउंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो मैन्युफैक्चरर को मिलता है, राइट। आप इस पाई चार्ट को अगर देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो है मैन्युफैक्चरर का, जो इनपुट दे रहा है, जो बना रहा है, ना तो उसको पैसे मिल रहे हैं ज्यादा, ना जो लीव्स कलेक्ट कर रहा है, किसी को नहीं, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको मैक्सिमम, मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक लाइफ हिस्ट्री दी हुई है बीडी वर्कर की। तो मधु जो है एक 15 साल की लड़की है, who's a school dropout, she did not complete her school, she stopped going to school after failing in class 8th। तो ये 8th में फेल हो गई क्लास में, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी कुड नॉट कैरी ऑन विद स्कूल एनी मोर। उनके फादर जो है टेलर है, ही ऑल्सो डाइड लास्ट ईयर एंड ही सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसलिए जरूरी हो गया कि उनके फैमिली के जो बच्चे हैं और जो उनकी मदर है उनको काम करना पड़ेगा। उनका जो एल्डर ब्रदर है, ही 17 years एंड ही वर्क्स एट अ ग्रोसरी शॉप, और उनका जो छोटा भाई है, ही इज 14 एंड ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन चॉकलेट पैकेजिंग। तो घर के तीनों बच्चे जो है काम करते हैं। मधु और जो उनकी मदर हैं वो बीडी बनाती हैं, बीडीज रोल करती हैं। मधु ने जो है ये काम बहुत अर्ली स्टेज में शुरू कर दिया था और वो उसको एंजॉय करती है क्योंकि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि वो अपनी मदर के पास बैठ सके, टाइम स्पेंड कर सके, और जब ये बीडी बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है शी कैन लिसन टू अदर वुमेन एंड चैट विद देम आल्सो। सो फॉर हर इट्स एन ओकेजन टू सोशलाइज। तो वो टोबैको को जो है फिल करती है तेंदू लीव्स के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन दिस एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम द टाइम स्पेंड डूइंग हाउस होल्ड। तो घर के काम भी उसे करने होते हैं और ये काम भी। सो ज्यादा देर तक बैठने की वजह से जो है शी सफर्स फ्रॉम बैक एक एंड शी वांट्स टू रीस्टार्ट हर स्कूल। तो देखो दोनों चीजें हैं, शी इज फीलिंग गुड आफ्टर डूइंग दिस, उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल रहा है, लेकिन फिजिकल उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है। सो इट्स यू नो देर आर टू इंटरप्रिटेशंस दैट यू कैन मेक फ्रॉम दिस, की पॉजिटिव साइड भी दिख रही है आपको और एक नेगेटिव साइड जो है वो ज्यादा दिख रही है सेम एक बीडी वर्कर की। सो दैट्स अबाउट द वर्किंग कंडीशंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है दैट इज स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। दिस हैपेंस टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर और इसके साथ ही हम ये चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे। So let's see what is written under it. It says many workers are parts of trade unions. This we all know, right? ट्रेड यूनियंस की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस जब हमारे सोशल मूवमेंट्स के टाइम से हमने देखा है कि AITUC was a very big ट्रेड यूनियन ऑफ इट्स टाइम्स। तो कैसे ट्रेड यूनियंस की शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग द वर्कर्स मूवमेंट्स। ट्रेड यूनियंस इन इंडिया हैव टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि रीजनलिज्म एंड कास्टिज्म। रीजनलिज्म मीन्स कि आप अपने रीजन को फेवर करें ओवर अदर्स, कास्टिज्म मीन्स दैट यू फेवर योर कास्ट ओवर अदर कास्ट। तो ये ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो कि यूनियंस को फेस करने पड़ते हैं। दत्ता इस्वालकर, अ मिल वर्कर, डिस्क्राइब्ड हाउ कास्ट हैड बीन ओवरकम बट नॉट एंटायरली इन द बॉम्बे मिल्स। कि कहने को तो कास्ट ओवरकम हो गई लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं हुई है। एक एक्सपीरियंस अपना जो है ये शेयर करते हैं। He's a mill worker. He says they would sit and chew pan with him. Vishnu, a Mahar. Now Mahars happen to be a low caste worker in modern mills, but they would not drink water from his hands. They never treated him badly. They were friends with him, but they would never go to his house.
or eat out of a lunch box bought by any of the Mahars. The funny thing is the Marathi workers were unable to judge the caste of the North Indian workers, so they could not practice untouchability with them. कहने का मतलब है कि दिखाने के लिए तो they would be friends with him and do everything, but then when it comes socialize with him, but then when it comes to eating from his lunch box or not drinking water from his hands, they would practice all these things. तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो है caste exist फिर भी इन मिल्स में करती है. इन रिस्पॉन्स टू द हार्श वर्किंग कंडीशंस हमने देखा कि इंडस्ट्रीज में कैसे जो है बहुत ज्यादा ओवर टाइम की समस्या है, मशीनरी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अंडर पेड वर्कर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा एग्जॉशन उनको कई बार हो जाता है काम कर करके. सो ये जो हार्श वर्किंग कंडीशन है, समटाइम्स वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. उन्होंने बोला कि हम स्ट्राइक करेंगे, हमें जो है प्रॉपरली वेजेस नहीं मिल रहे, हमसे बहुत सारा काम कराया जा रहा है, वी आर गेटिंग बर्न्ड आउट, सो वी वांट टू वी ईदर यू फुलफिल आवर डिमांड्स और वी आर गोइंग ऑन अ स्ट्राइक. स्ट्राइक में क्या होता है, वर्कर्स डू नॉट गो टू वर्क. इन अ लॉकआउट क्या होता है, मैनेजमेंट शट्स द गेट एंड प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम कमिंग इन, राइट. तो दोनों डिफरेंट होती है. स्ट्राइक में वर्कर्स खुद नहीं जाते हैं काम करने, लॉकआउट में जो है मैनेजमेंट वर्कर्स को अंदर नहीं आने देती. टू कॉल अ स्ट्राइक इज अ डिफिकल्ट डिसीजन. आसान नहीं होता है किसी के लिए, क्योंकि मैनेजर्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू यूज सब्सटीट्यूट लेबर. इफ यू कैन रिकॉल द बदली वर्कर्स, वो यहाँ पे उनको यूज करते हैं, वो उनको धमकी देते हैं कि तुम लोग अगर काम पे नहीं आओगे तो मेरे पास ऑलरेडी काम करने वाले लोग हैं. तो क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट वर्कर्स का यूज करके इन लोगों को डराने की कोशिश करते हैं. वर्कर्स ऑल्सो फाइंड इट हार्ड टू सस्टेन. अब बेचारे कब तक वो काम पे नहीं जाएंगे, उनकी फैमिलीज जो है उनके काम पे डिपेंड करती है, कब तक वो स्ट्राइक को चलाएंगे, क्योंकि एक एक दिन की जो उनकी वेज है वो कटती है अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं. तो उनके लिए बहुत हार्ड होता है खुद को सस्टेन करना. तो स्ट्राइक को कॉल करना, टू कॉल अ स्ट्राइक एंड देन टू सस्टेन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्ट्राइक की बात की गई है, द बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982. ओके, इसमें क्या हुआ था, इट वाज लेड बाय द ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत एंड अफेक्टेड नियरली अ क्वार्टर ऑफ मिलियन वर्कर्स. बहुत ज्यादा लोग जो है, क्वार्टर ऑफ अ मिलियन मींस ऑलमोस्ट 2.5 लाख पीपल वर अफेक्टेड बाय इट. उनकी फैमिलीज अफेक्ट हुई थी. सो अपने टाइम की सबसे बड़ी अभी रिसेंट टाइम्स की ये एक स्ट्राइक है. The strike lasted nearly 2 years. 2 साल तक ये स्ट्राइक चली थी. The workers wanted, अब क्या क्या डिमांड्स थी वर्कर्स की, they wanted better wages and they also wanted to a right to form their own union. उनकी डिमांड थी कि हमें हमारी जो वेजेस है उनको बेटर करो, हमें ज्यादा वेजेस चाहिए जितना हम डिजर्व करते हैं, और दूसरा जो है हमें अपनी खुद की जो है यूनियन बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राइट्स को कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है. बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, जिसको बीरा भी बोला जाता है, इट्स अ यूनियन. इट हैड टू बी अप्रूव्ड एंड द ओनली वे इट कुड बी अप्रूव्ड वाज इफ इट गेव अप द आइडिया ऑफ स्ट्राइक्स. तो उन्होंने बोला कि यूनियन जो है अप्रूव हो सकती है, लेकिन अप्रूव कैसे होगी, कि आप स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, राइट. जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट की जो अपनी यूनियन थी, उन्होंने बोला कि ठीक है हम यूनियन को अप्रूव कर देंगे, लेकिन इस शर्त पे कि तुम लोग स्ट्राइक नहीं करोगे. कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, अब ये मजदूरों का मतलब लेबरर्स का एक यूनियन है. इट वॉज द ओनली अप्रूव्ड यूनियन एंड इट हेल्प टू ब्रेक द स्ट्राइक. इसने उल्टा क्या किया, स्ट्राइक को ब्रेक करने में हेल्प की बाय ब्रिंगिंग इन अदर वर्कर्स. तो हालांकि ये खुद एक यूनियन थी लेबरर्स की, लेकिन इन्होंने इनकी स्ट्राइक को जो है तोड़ने में हेल्प की बाहर से लेबरर्स को लाके. The government refused to listen to the workers' demands. Slowly, after 2 years, people started going back to work. तो ये strike fail हो गई, क्योंकि डिमांड्स भी पूरी नहीं हुई और 2 साल तक सस्टेन करना वैसे इनके लिए बहुत मुश्किल था. तो 2 साल के बाद इन वर्कर्स ने काम पे जाना शुरू कर दिया. Slowly, after 2 years, people started going back to work because they were desperate. Nearly 1 lakh workers lost their jobs and they went back to their villages. तो जो लोगों की नौकरी चली गई वो वापस अपने गांव गए, और they took up casual labors, या फिर कुछ लोग जो है स्मॉलर जो टाउन्स हैं बॉम्बे के आसपास, जैसे भिवंडी, मालेगांव, वहां पे शिफ्ट हो गए टू वर्क इन पावरलूम सेक्टर. पावरलूम एक हैंडलूम की तरह ही होता है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. This is how it affected the lives of the workers. Mill owners did not invest in machinery and modernization. उनका कुछ नहीं गया, ना उन्होंने वर्कर्स की डिमांड मानी, ना उन्होंने मशीनरी इक्विपमेंट खरीदा, ना मॉडर्नाइज किया इंडस्ट्रीज को. टुडे they are trying to sell off the mill land to real estate dealers to build luxury apartments. और आज वो क्या कर रहे हैं, उस मिल की जो जमीन है उसको
रियल एस्टेट वालों को जो है, प्रॉपर्टी ओनर्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्डर्स को, ताकि वहां पर एक वहां पे लग्जरी अपार्टमेंट्स बन सके। तो जो वहां के लोग हैं, राइट, where will they go, leading to a battle over who will define the future of Bombay, the workers who built it or the mill owners are the real agents. Okay, तो ये जो पॉक्स 5.8 है, यहाँ पे अलग अलग लोगों के अकाउंट्स दिए हुए हैं। जयप्रकाश भिलारे, हु इज एन एक्स मिल वर्कर, लक्ष्मी भटकर जो कि पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने स्ट्राइक में, किसान सलूंके, हु इज एन एक्स मिल ओनर ऑफ द स्प्रिंग मिल्स, दत्ता इसवालकर, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मिल चॉल्स टेनेंट एसोसिएशन, एंड भाई भोंसले, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द RMMS, जो बाहर से वर्कर्स लेके आए थे, किसान सलूंके, एक्स मिल वर्कर, एंड सिंधु मरहाने, एक्स मिल वर्कर। तो ये इन लोगों के कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, दीज यू कैन रीड, एंड इट्स अ कलर्ड बॉक्स, तो ये जो है इवैल्यूएटिव नहीं है। सो विद दैट गाइज वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई वुड ट्राई टू कम लाइव टुमारो, दैट इज ऑन 5th of May 2022, क्योंकि 6 को तो आपका एग्जाम ही है। क्वेश्चन आंसर्स भी, इसका जो वीडियो है मैं आज ही पोस्ट कर दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज उनको एक्यूमुलेट कर लेना। कल एक डाउट सेशन हम रखेंगे जिसमें आई एम गोइंग टू टेक अप ऑल योर डाउट्स, कुछ 1 मार्कर्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स होप कि इन चीजों से आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाए, आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर कर देना इसको अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। दिस इज गीतांजलि साइनिंग ऑफ फॉर दिस टाइम। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।